Hey guys, welcome back to my video, and today we will see factors affecting capital structure. In our previous video we had already done capital structure meaning, financial leverage, concept of EPS, how to calculate EPS, return on investment, etc. Okay, now in this topic we will see some important points related to factors affecting capital structure. कैपिटल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। इससे पहले एक बार समझ लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। सी इट इज़ ए प्रपोर्शन ऑफ डेट बाय इक्विटी। एक कंपनी जो है वो कितना डेट लेगी, ठीक है, और कितना इक्विटी लेगी, उसका एक रेशियो है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट देखते हैं कि उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है। फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, देखो ये पॉइंट आप लोग ने पहली बार नहीं देखा होगा, बहुत बार पहले भी देखा, बहुत सारे डिसीजंस में भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इफ कंपनी इज जनरेटिंग इनफ कैश इनफ्लो देन मोर ऑफ डेट कैन बी टेकन। देखो अगर कंपनी के पास ऑलरेडी पैसा आ रहा है, ठीक है, कंपनी के पास ऑलरेडी अगर पैसा आ रहा है तो कंपनी डेट ले सकती है। क्यों? क्योंकि कंपनी का इनफ्लो अच्छा है। अगर वो डेट लेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डेट लेने में ज़्यादा खर्च भी नहीं है। ठीक है, और कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी इजीली कंपनी कैन पे द इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, तो उसको इक्विटी पे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी अगर वो जाती है, इक्विटी लेती है अपने शेयर होल्डर्स से, ठीक है, उनको इक्विटी देती है, तो द कंपनी हैज़ नो लाइबिलिटी टू पे द टू सी इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो उनको मिलेगा, नहीं बढ़ेगा तो लॉस में चला जाएगा। डिवेंचर अगर कंपनी लेती है, ठीक है, कि डिवेंचर अगर कंपनी किसी को अगर इशू करती है तो उस केस में कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कैश सिंपल है, कैश इनफ्लो अच्छा है तो आप डिवेंचर ले लीजिए, बोरो कर लीजिए पैसा। कैश इनफ्लो अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, इक्विटी पे रहिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देख के ये थोड़ा लग रहा है टेक्निकल, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या है, नंबर ऑफ टाइम companies earning before interest and taxes, that is EBIT, cover the interest payment obligation। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जिसमें कि हाउ टू कैलकुलेट EPS, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सारा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये नहीं समझ आएगा, पहले वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या है कि एक कंपनी जो है वो अपने अर्निंग से कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकती है। इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं। कंपनी क्या करती है, उधार ले लेती है, तो उधार लेती है तो फ्री में तो कोई उधार देगा नहीं। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उसको इंटरेस्ट देती है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि मेरा जो कंपनी है वो अपने अर्निंग से कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकता है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अगर एक कंपनी का EBIT 100 है, ठीक है, और वो कंपनी जो है वो फॉर एग्जाम्पल कहीं से उसने डिवेंचर लिया था, ठीक है, डिवेंचर में उसने क्या 10% वो पे कर रही है। ठीक है, तो जब 10% पे करी, इंटरेस्ट है 10, ठीक है, और EBIT कितना है 100, तो इसका मतलब कितनी बार वो पेमेंट कर सकती है, 10 टाइम्स अपने अर्निंग का वो 10 टाइम्स पे कर सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो ICR है वो क्या करती है, वो आपका इंटरेस्ट को कवर करती है। ठीक है, हमें यही इस पॉइंट पे हमें बस इतना ही देखना है कि हमारा अर्निंग से कितना इंटरेस्ट हम पे कर सकते हैं। अगर एक कंपनी का हायर ICR है, इसका मतलब वो ज़्यादा बोरोड फंड ले सकती है, ज़्यादा बोरोड फंड लेगी तो वो इंटरेस्ट भी सही से पे कर पाएगी। अगर लेस ICR है तो लेस बोरोड फंड लेगी और इक्विटी में चली जाएगी। समटाइम कंपनी हैज़ हाई EBIT। कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी के पास EBIT अर्निंग तो ज़्यादा है बट लेस कैश, लिक्विडिटी कम है, कैश कम है। ठीक है, तो कैश कम है तो फिर इंटरेस्ट कैसे पे करेगी। उस केस में माना जाता है कि ICR जो है वो क्या करती है, इट इज़ इट्स रेशियो इज़ नॉट एन एडुकेट मेजर। ठीक है, इसका जो रेशियो निकलता है, ठीक है, जो ये रेशियो निकलता है ये एक्यूरेट नहीं है, ये और अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो क्या है, इसका जो है 1 स्टेप अहेड वर्जन है। ठीक है,
नाउ द थर्ड पॉइंट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो, जिसको बोलते हैं DSCR। देखो मैंने ऑलरेडी बोला दिस इज वन स्टेप अहेड ऑफ ICR। देखो ICR क्या कवर करता था, इट इज ऑब्लिगेशन टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेट। ये सिर्फ ऑब्लिगेशन था, ठीक है, कि हमको पे करना है क्या, डेट पे जो इंटरेस्ट है वो। लेकिन देखो ये वन स्टेप अहेड है। DSCR क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट तो वापस करेगा ही, साथ में ये भी बताएगा कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट है, वो कब रीपे होगा। ठीक है, इसका मतलब ICR सिर्फ इंटरेस्ट को देखता है और DSCR किसको देखता है, प्रिंसिपल अमाउंट को भी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अपना डिवेंचर इशू किया और ना 10 लाख रुपीज़ का डिवेंचर इशू कर दिया, ठीक है, और 10% के हिसाब से, ठीक है, वो क्या करती है, इंटरेस्ट पे करती है। फॉर एग्जाम्पल 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रही है। ठीक है, तो इन ICR क्या करती है, वो बस ये देखती है कि हम जो है वो 10% के हिसाब से कितनी बार पे कर पाएंगे। लेकिन जो DSCR है वो ये बताती है कि हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही है, साथ में वो जो 10 लाख रुपए हैं वो हम कब रिटर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा, DSCR इक्वल्स टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये भी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको तभी समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस रिटर्न ऑफ डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, ये इसका एक फॉर्मूला है। हाई DSCR क्या होता है, सिंपल है, अगर आपका DSCR हाई होगा इसका मतलब है कि आप अपना डेट जल्दी पे कर पाओगे, अच्छा से पे कर पाओगे। ठीक है, और लेस DSCR है तो कंपनी को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बोरोड फंड और इक्विटी ले लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि इक्विटी में ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि हमें पे करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिवेंचर इशू कर देते हो या कहीं से बोरो कर लेते हो तो वो क्या करती है, आपका एसेट भी बेच के आपसे पैसा ले लेगी। ठीक है, सिंपल है, आप कार लोन पे लिए हो या घर लोन पे लिए हो, आप नहीं चुका पाओगे तो लेके चली जाएगी ना, वापस ले लेगा बैंक या जहाँ से भी लेते हो। ठीक है, उसी तरह का हाई DSCR है तो आप क्या है, अपना रिपेमेंट कर सकते हो इजीली, प्रिंसिपल अमाउंट भी इंटरेस्ट भी। ठीक है, तो अब उस केस में बोरोड फंड ले लो। ठीक है, अदरवाइज अगर लेस DSCR है तो उस केस में क्या करो, बोरोड फंड को थोड़ा अवॉइड करो और इक्विटी शेयर को ले लो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो ये टॉपिक भी आपको बिल्कुल समझ आएगा जब आप प्रीवियस 5th नंबर वाला वीडियो पढ़ोगे। ठीक है, इसमें क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपने डेट लिया, ठीक है, आपने पैसा बोरो किया, वो पैसा बोरो किया और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 6%। ठीक है, पैसा बोरो करके एक प्रोजेक्ट में लगाया, ठीक है, और वहां से आपको मिल रहा है 10%। इसका मतलब आपने 6% इंटरेस्ट पे कर रहे हो लेकिन आपको कितना मिल रहा है, रिटर्न में आपको मिला 10%। तो उस केस में आप डेट प्रीफर कर सकते हो, उस केस में आप उधार लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन सेम उल्टा कर दो, अगर आप कहीं से मान लो 10 लाख रुपए लिए, ठीक है, और आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो 6%, ठीक है, और आपको रिटर्न मिल रहा है 4%, उस केस में आपको डेट नहीं लेके इक्विटी पे ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि जब आप खर्चा करते हो 10 रुपये, ठीक है, और आपको मिल रहा है 8 ही रुपये, तो उस केस में आप कैसे उधारी चुकाओगे किसी का। ठीक है, नाउ कम टू 5th नंबर पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेट। सिंपल है, आप कहीं पे भी देखो, अगर आपको लोन लेना है तो क्या आप कहीं पे भी जाके लोन ले लेते हो, नहीं लेते हो ना, आप पहले देखते हो अरे कहाँ कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आपको जहाँ कम इंटरेस्ट देना पड़ता है आप वहाँ देखते हो। ठीक है, तो इफ़ फर्म अरेंज डेट एट लोअर कॉस्ट, अगर फर्म को, अगर ऑर्गेनाइजेशन को डेट जो है वो कम इंटरेस्ट पे मिल जाता है तो कंपनी क्या करेगी, बोरोड फंड ले लेगी। ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो इक्विटी पे रहेगी। ये दोनों टॉपिक तो बहुत इजी है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इजी है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे होगे तो आपको पहले फेमिलियर लग रहा होगा। ठीक है, चलो स्टॉक मार्केट कंडीशन। ठीक है, स्टॉक मार्केट का 2 कंडीशन होता है, पहला बूम है, दूसरा डिप्रेशन है, बीच में रिसेशन आता है जब नीचे घटता है, ऊपर आता है तो रिकवरी होता है। सिंपल है, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर मार्केट अच्छा चल रहा है, बूम कंडीशन में है तो आप इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए, अगर डिप्रेशन में है तो बोरोड फंड
इशू कर दीजिए। आप मुझे बताओगे कि ये दोनों पॉइंट हमने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। ये तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, जिसने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसके लिए तो ये 2 टॉपिक बहुत ईजी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कंट्रोल कंसिडरेशन, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है, ये भी आपको याद होगा, कहीं पे हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्या है ये? इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट कंप्लीट कंट्रोल, अगर जो शेयर होल्डर्स ऑलरेडी कंपनी में हैं वो अगर चाहते हैं कि हम अपना कंट्रोल किसी को ना दें, क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर आप इशू करोगे तो आप कंपनी में और भी मालिक बुलाओगे, इसका मतलब ओनर बन जाते हैं ना इक्विटी शेयर वाले, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे नहीं और कोई मालिक नहीं चाहिए। जब मालिक नहीं चाहिए तो बोरो कर लो भाई, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डोंट माइंड शेयरिंग कंट्रोल, अगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है चलो और भी लोग ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उस केस में आप इक्विटी शेयर इशू कर लो। तो ये जो पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे इसमें पॉइंट्स पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यही 7 पॉइंट्स फाइन है, ठीक है। एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, केस स्टडी दे देगा, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, ठीक है। ICR, DCR, ICR, देन आपका DSCR ये भी पूछ सकता है, विच कॉन्सेप्ट इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ ICR, ये पूछ सकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, ये जो आपका फॉर्मूला मैंने DSCR वगैरह में बताया, ठीक है, उसे आप एक बार याद कर लेना, ठीक है। सारे टॉपिक्स एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये जो है अब इसमें ज़्यादा क्लासेस अब बचे नहीं है ये चैप्टर में, और हार्डली 1 से 2 आएगा टॉपिक्स, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, ठीक है। आपको मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझ में आया, क्योंकि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी सामने हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।